नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम फिनेंशियल स्टेटमेंट के बाकी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो 84 तक लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, तो 85 ऑनवर्ड्स आपसे मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ। तो 85 में बेटा क्या आ गया, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी विल बी। जब भी हम गुड्स एज ए चैरिटी देते हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। इसकी जनरल एंट्री मैंने आपको जब समझाई थी और इम्पोर्टेंट बताई थी। जब भी हम चैरिटी के लिए कुछ गुड्स देते हैं या इससे से रिलेटेड कोई और ट्रांजैक्शन जिसमें हम गुड्स को कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं, जैसे गुड्स विड्रॉ की पर्सनल यूज़ के लिए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, चैरिटी के लिए गुड्स दी, एडवर्टीजमेंट में गुड्स की, इन सब कंडीशंस में हम गुड्स को कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं। कॉस्ट पर वैल्यू का मतलब आ गया कि हम परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इन डेप्थ मैंने इस टॉपिक को आपसे जनरल एंट्रीज में डिस्कस किया। तो कई बच्चों के स्टिल क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। तो अगर स्टिल किसी के बेटा कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, मैंने जूम पर डाउट क्लियरिंग क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। तो जूम पर डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं और उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7889930313 पर। और एक बिल्कुल नॉमिनल सा ऑनोरेरियम, मैं फीस वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, तो वो 500 रुपीज़ है, जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि डाउट्स जो होते हैं वो टू वे कम्युनिकेशन में होगा। आप मेरे से पूछोगे, मैं जवाब दूंगा, आपको फिर क्रॉस क्वेश्चन जो होगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वन वे कम्युनिकेशन है। तो बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है और अगर एग्जाम्स थोड़ा भी पोस्टपोन होता है, वैसे अगर नहीं भी होते हैं तो ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज 10 डेज में जितने भी डाउट्स हैं वो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। और क्योंकि हर एक डाउट के लिए लिखना, इतना ज़्यादा टाइप करना या हर एक बच्चे के लिए वॉइस नोट रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। यूट्यूब पर बच्चे पूछते हैं तो वहाँ पर इतना किस वे से बेटा मैं लिख पाऊँगा। तो बाकी मैं एमसीक्यूज में स्टिल कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो मुझे लगते हैं डाउट्स वो मैं आपको एक्सप्लेन फिर से कर दूँ। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम क्यों परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। वो इसलिए इन क्वेश्चंस में, इन ट्रांजैक्शन में परचेजेस को क्रेडिट करेंगे क्योंकि जब भी हम परचेजेस को कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे, गुड्स को कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे, कॉस्ट मीन्स अगर मेरा कोई नुकसान हो गया, चैरिटी मैंने दी है, तो जो चैरिटी दी है, मैंने 100 रुपीज़ की कोई गुड्स खरीदी थी और उसको मैं 150 पर बेचता हूँ, तो जब मैं चैरिटी पर उसको दूंगा गुड्स को, तो अपनी किताबों में 150 नहीं लिखूंगा। मैंने इस पर पैसा नहीं अर्न किया। मेरे को जो मेरी कॉस्ट कटिंग, जो मेरा परचेजेस है वो रिड्यूस होगी। इसको हम बोलेंगे कि हमारी परचेजेस रिड्यूस होगी, कॉस्ट पर हम उसको वैल्यू करेंगे। तो मैंने 100 की आइटम 150 पर चैरिटी के लिए दी और अपनी बुक्स में उसको 150 लिख दूंगा कि चैरिटी पर 150 दिया, तो 50 रुपीज़ इनडायरेक्टली प्रॉफिट अपनी बुक्स में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट इस परिस्थिति में जब चैरिटी दे रहे हैं तो हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे। जब गुड्स लॉस होती हैं फायर की वजह से, हम उसे कॉस्ट पर नोट करते हैं। जितने का मैंने गुड्स को खरीदा था, अगर मैंने 1000 की गुड्स खरीदी थी, आग लगने की वजह से वह डिस्ट्रॉय होगी और मैंने उन्हीं गुड्स को 1500 का बेचना था, मेरे को लॉस कितने का हुआ? मेरे को 1000 को लॉस हुआ है या 1500 का? तो मुझे जो लॉस हुआ वो 1000 का हुआ है। तो जो 1500 उसमें प्रॉफिट मैंने कमाया नहीं है, तो अगर मैंने प्रॉफिट अर्न नहीं किया उसे मैं बुक्स में नहीं शो करूंगा। तो हियर जो एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी, इसे हम सी पार्ट क्या आ गया, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। तो परचेजेस से डिडक्ट का मतलब क्या आ गया, जब जनरल एंट्री करते हैं तो जनरल एंट्री में परचेजेस को हम क्रेडिट करते हैं। परचेजेस को क्रेडिट का मतलब क्या आ गया कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसमें हम परचेजेस को में से ये माइनस करेंगे। तो परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आती है, तो परचेजेस में से माइनस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट, ये जो चैरिटी है ये हमारे लिए खर्चा है, ये डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा ये वाला, कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर वाइज भी होगा बट कंसेप्ट वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 86,
द एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स की जो एडजस्टमेंट होती है इन द गुड्स विल बी, तो ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट होगी। तो ड्राइंग्स अगर हमने गुड्स विड्रॉ की हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी आइटम्स होती हैं उनको, जैसे अभी ऊपर बताया था कि गुड्स भी विड्रॉ की जाती हैं तो परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। तो परचेजेस को क्रेडिट करने का मतलब क्या आ गया बेटा, कि हम परचेजेस अकाउंट में से इसे डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस ऑन द डेबिट्स ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट ड्राइंग्स का, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन विल बी, तो मैनेजर की कमीशन की क्या एडजस्टमेंट होगी। तो जो मैनेजर को कमीशन दी जाती है ये यूजुअली यहाँ पर एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या जाता है कि ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है। अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ही आएगा। जब वर्ड एडजस्टमेंट आ गया दैट मीन्स ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, तो डबल इम्पैक्ट आना चाहिए इसका। तो डबल इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, एक तो ये खर्चा है तो इट शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पी एंड एल अकाउंट, एंड द नेक्स्ट वन ये लाइबिलिटी आ जाएगी। हमने मैनेजर को कमीशन अभी तक पे नहीं की है, दैट्स वाई वो एडजस्टमेंट में दी गई है। तो अगर अभी तक हमने मैनेजर को कमीशन पे नहीं की देन इट विल बी अ लाइबिलिटी टू पे टू द मैनेजर। तो मैनेजर की कमीशन पे करना हमारी लाइबिलिटी है एंड इट शुड बी पोस्टेड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बी पार्ट। द एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी विल बी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, ये वो लाइबिलिटी होती है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई। इट मे और मे नॉट अकर, ये फ्यूचर जो अनसीन कंडीशंस हैं वो बताएंगी कि ये लाइबिलिटी जो है वो अकर होंगी या नहीं अकर होंगी। ठीक है जी। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज जो होंगी इनकी एडजस्टमेंट क्या आ जाएगी, नीचे इन्फॉर्मेशन में दी है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ओनली द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज अ फुट नोट। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड के अंदर भी लिख सकते हैं, इनर कॉलम में लाइबिलिटी साइड लिखा, अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, या फिर इसको हम एज ए फुट नोट बैलेंस शीट के नीचे एज ए फुट नोट भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो बैलेंस शीट के बाद, बैलेंस शीट जब कंप्लीट हो जाएगी उसके नीचे एज ए फुट नोट लिख देंगे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। और कई जो ऑथर्स हैं उनका व्यू पॉइंट क्या आ जाएगा कि आप इसे लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, बट अमाउंट को आपने, जो अमाउंट होगी उसे आपने आउटर कॉलम मीन्स रुपीज जिसमें बाकी सभी अमाउंट्स लिखे वहां पर नहीं लिखेंगे, अमाउंट को आप इनर कॉलम में लिख देंगे। दैट मीन्स टोटलिंग में उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो दोनों के दोनों जो प्रेजेंटेशन है वो दोनों में से हम किसी वे से कर सकते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस आर शोन, जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में वो एसेट्स होते हैं, सो इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो कहां पर शो किया जाएगा, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो किया जाएगा। द बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट इज ट्रांसफर टू, जो बैलेंस है पी एंड एल अकाउंट का वो कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, तो जो बैलेंस होगा पी एंड एल अकाउंट का इट इज ट्रांसफर टू द पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ए पार्ट ऑप्शन। बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, सभी ऑप्शंस में से अगर आप देखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर, किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, नेट प्रॉफिट के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये सारे के सारे जो भी नाम लिखेंगे दे आर ऑल आर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉइज, ओनर एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, investor and creditors, they all are the users of the financial statement. Interest received on loan is shown as, हमें जो इंटरेस्ट मिला लोन पर वो हमारे लिए बेटा इनकम होती है। अगर इनकम होती है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जो बनाना वो कंपल्सरी है, सो इट इज कंपल्सरी। तो इसमें कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। टाइप्स ऑफ एसेट्स आर, एसेट्स के क्या क्या टाइप्स है, फिक्स्ड है, करंट है, फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल है, एंड ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट्स गिवन आर रिकॉर्डेड वंस इन ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एंड अगेन इन बैलेंस शीट।
तो जो एडजस्टमेंट दी होती है, तो एक तो हम ट्रेडिंग इन P&L में लिखते हैं एंड अगेन इन बैलेंस शीट में भी लिखते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्या कारण है। तो मैंने पिछले लेक्चर में जो बताया था कि हमारी जो भी अकाउंटिंग है इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री बुक कीपिंग है, तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, मीन्स फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट। तो यहाँ फिर ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो डबल इम्पैक्ट पड़ेगा, जो भी एडजस्टमेंट्स में दी होंगी, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो सकती हैं, तो डबल इम्पैक्ट होगा। तो इट इज ड्यू टू द ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड आर अकाउंटेड बिकॉज ऑफ, जो एक्सपेंसेस हमने इनकर किए हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए, तो उसको हम अपनी बुक्स में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, शो क्यों करते हैं, इट इज ड्यू टू द एक्रूअल कंसेप्ट। तो एक्रूअल कंसेप्ट का आता है ड्यू बट नॉट पेड। हम अपनी जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो हम एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस से हमें जो ट्रू एंड फेयर व्यू जो प्रॉफिट का मालूम चलता है। तो कंसेप्ट प्रिंसिपल्स अगेन बार बार आ रहे हैं, जिसके बिना आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक कंसेप्ट्स नहीं पढ़े, मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और एकल कॉमर्स ट्यूटोरियल पर, उनमें आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसेप्ट्स को अच्छे ढंग से पढ़िए, अपने जो कंसेप्ट्स हैं, अपने डाउट्स हैं, उनको क्लियर करिए। और जो बच्चे जो आज फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो बच्चे भी मेरे ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। और ये आपका अपना चैनल है, इसकी ग्रोथ में आप लोगों का भी योगदान होना चाहिए। तो बेटा इसको और आगे बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं। नेक्स्ट बेटा आ गया वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। जो वेजेस हमने पे किए, किसके लिए हमने वेजेस पे किए हैं, मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए। तो मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए जो वेजेस पे किए गए हैं उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि कोई भी खर्चा, वेजेस हैं, कोई भी एक्सपेंस अगर मशीन को इंस्टॉल करने में, मशीन को पुट टू यूज़ करने के लिए अगर किया जाता है तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। और इसमें क्या आ जाएगा कि इससे हम क्यों ऐड करते हैं, इसे इसलिए ऐड करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल कहता है, वो आ जाता है कॉस्ट प्रिंसिपल। इट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो एसेट की कॉस्ट में कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी एक्सपेंडिचर एसेट को पुट टू यूज, उसको इंस्टॉल करने से रिलेटेड होगा, इट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस appearing in the trial balance is shown in the balance sheet on the asset side because of, तो किस वजह से, ड्यू टू द एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्यों आ गया, एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हमने कोई भी जो एक्सपेंडिचर है हमने अगर पे नहीं भी किया है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि उसे हम एसेट साइड में हमने लिखा होगा। अगर हमने कोई भी खर्चा अभी पे नहीं किया, हमारा खर्चा इनकर हो गया है, ड्यू हो गया है, बट अभी तक पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि उसे हमने अपने बुक्स में अकाउंट फॉर करना है। इसी वे से अगर हमने कोई खर्चा नेक्स्ट पीरियड के लिए, जो फ्यूचर पीरियड के लिए अभी पे कर दिया, तो वो एक्सपेंडिचर हमारा करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो फ्यूचर के लिए पे किया है। अगर फ्यूचर के लिए पे किया तो वो हमारे लिए एसेट बन जाएगा। तो अगर जो प्री पेमेंट्स एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया और वो हमारे ट्रायल बैलेंस में शो है, तो डबल इम्पैक्ट तो नहीं आएगा इसका, तो सिंगल इम्पैक्ट क्या होगा, इट विल बिकम अ एसेट और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाएगा ड्यू टू एक्रूअल कंसेप्ट। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम मीन्स, अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या जाता है, जो इनकम अभी तक हमने रिसीव नहीं की। अनअर्न्ड का मतलब जो हमें इनकम रिसीव होगी बट अभी तक कमाई नहीं है। अनअर्न्ड मीन्स हमने कमाई नहीं, इसके वर्डिंग में देखेंगे, हमने अभी तक इनकम कमाई नहीं है बट हमें पैसा मिल गया है। मेरे पास कोई बच्चा ट्यूशन्स के लिए आता है, बच्चे ने जैसे आया तो सेकेंड डे मेरे को फीस सबमिट कर दी है, तो मैंने वो फीस रिसीव कर ली, मेरी वो इनकम है, बट मैंने वो इनकम अभी तक कमाई नहीं है। मैं कब कमाऊंगा वो इनकम, मैंने पैसा रिसीव किया बट इनकम कब कमाऊंगा,
जब मैं उस बच्चे को पढ़ाऊंगा, मैं अपनी सर्विसेज रेंडर कर दूंगा। तो जब मैं अपनी सर्विसेज रेंडर कर दूंगा तब वो मेरी इनकम बन जाएगी। तो जैसे जैसे मैं सिलेबस कंप्लीट करता जाऊंगा मेरी इनकम बनती जाएगी, बट जब तक मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो वो इनकम मैंने अभी तक कमाई नहीं, रिसीव कर ली है। सो इट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पर बेटा डेबिट करते हैं, इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट इज शोन इन, अगर वेजेस पहले वर्ड यूज आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, और अगर पहले सैलरीज वर्ड आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको लिखेंगे। सैलरीज एंड वेजेस, जैसा भी बताया, अगर सैलरीज एंड वेजेस होगा तो पहले बेटा सैलरीज वर्ड यूज हुआ है, तो इन दैट केस इसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करेंगे, नोट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, किस पर करेंगे, तो कई बच्चों के क्वेश्चन आए हो, बार बार पूछा गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक किस पर हम करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या जाता है, तो इट इज, अब कहीं जगह मैंने जो रिप्लाई किया था, कहीं हो सकता है कि कहीं कोई रिप्लाई गलत ना हो गया हो, तो इस क्वेश्चन में मैं उसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से तो ध्यान से सभी समझेंगे। वैसे अगर हम देखेंगे इसमें लिखा कॉस्ट, मार्केट वैल्यू एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में कोई खास अंतर नहीं है इन दोनों में। तो जो मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर हम ऐसे देखेंगे, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो दोनों का मीनिंग ऑल द मोस्ट सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर एक वर्ड क्या आ गया साथ में, जो डी पार्ट में, एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। अगर इधर ऑप्शन में यहां पर आ जाता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तो तब भी मैं डी को ही टिक करता, क्योंकि कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस में होगा, कॉस्ट में या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू में कुछ और चीजें भी जो इंक्लूड हो जाती हैं, तो बुक्स में या कई जगह में आप देखेंगे मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली, कहीं मार्केट वैल्यू लिखा होगा, कहीं नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखा होगा। तो जो मेन पॉइंट है इसमें, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों का जो कंपैरिजन आ जाएगा, इसमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखा हुआ था। अगर क्वेश्चन होता है कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तब मैं कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू को ही टिक करता। अगर यहाँ पर डी ऑप्शन में वो होता तब हम कंपैरिजन कॉस्ट और इन दोनों में से जो लेस होगा, जो गिवन होगा, कंपैरिजन होगा, उसी को लिखेंगे। और ये जो हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, ये इस वजह से हम इसको ऐसा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आ गया, और मैंने भी क्वेश्चन क्या डिस्कस किया था बेटा, वही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया था पहले। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, और मैंने क्या बताया था, अभी क्या डिस्कस किया, बहुत से बुक्स में क्या होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या और इंटरचेंजेबली यूज होता है। तो इधर क्या आ गया, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू, तो दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों में से विच एवर इज लेस क्यों वैल्यू किया जाता है, किस कंसेप्ट की वजह से, इट इज ड्यू टू जो हमारा आ जाता है कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, एक ही आ गया, तो प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के कारण इसको ऐसे किया जाता है। तो मैंने इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ लीजिएगा बेटा, वहां पर आप पढ़ लीजिएगा, अगेन वीडियोस को देखिए। नहीं समझ आता, योर क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, आप व्हाट्सएप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, तो मैं वहाँ पर रिप्लाई कर सकता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर मीन्स एडजस्टमेंट में दिया होगा तो हमेशा डबल इम्पैक्ट आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है और बैलेंस शीट में एसेट्स में आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर, प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिए, तो दीज आर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ऑप्शन बी। प्रीपेड एक्सपेंसेस इफ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के बाहर शो होंगे, ठीक है, तो तब इसे कहां पर हम लिख देंगे, तो बेटा इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डबल इम्पैक्ट आएगा, एक तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगा, वहां पर एक खर्चों में आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, एज डिडक्शन फ्रॉम द एक्सपेंस एंड इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो रिस्पेक्टिव खर्चा होगा, जो इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, लेट इट बी प्रीपेड सैलरी,
तो प्रीपेड सैलरी मीन्स सैलरी ये जो है ये नेक्स्ट पीरियड के लिए है, करंट पीरियड के लिए नहीं है। तो जो सैलरी हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दी होगी इसमें से जो प्रीपेड है वो माइनस कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में इसे एसेट में शो करेंगे। ये हमारा एसेट बन जाएगा बिकॉज वी हैव पेड इट इन एडवांस, हमने इसको एडवांस में पे किया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस इफ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो एक ही जगह आता है, तब डबल इम्पैक्ट नहीं आता, देन इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, डी ऑप्शन आ जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ, तो उससे हम क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि हमने जो हमारा रेवेन्यू करंट ईयर की रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंसेस मैच करना है, करंट ईयर के रेवेन्यू को ही करंट ईयर की जो एक्सपेंसेस से मैच करना है। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये जो रेवेन्यू है, ये जो इनकम है, ये फ्यूचर, ये अगले पीरियड के लिए, अगले ईयर के लिए है। तो मैं अगले ईयर की इनकम को करंट ईयर के एक्सपेंस के साथ मैच नहीं कर सकता, मुझे करंट ईयर की इनकम को ही करंट ईयर के खर्चों से मैच करना है। सो इट इज ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट इज अनअर्न्ड इनकम इज, अनअर्न्ड इनकम क्या है, तो इट इज नथिंग एल्स बट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपसे ये वाला पॉइंट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इफ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, रिसीव्ड इन एडवांस ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट में दिया होगा तो डबल इम्पैक्ट आ जाएगा। तो वो डबल इम्पैक्ट क्या आ जाएगा, हमें इनकम रिसीव हुई एडवांस में, तो करंट ईयर से रिलेटेड इनकम नहीं है, मेरे को फ्यूचर के लिए पैसा मिला। अगर फ्यूचर के लिए पैसा मिला करंट ईयर के रिलेटेड नहीं है, तो एक तो हम इनकम जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जो इनकम दी होगी हम उस इनकम से इसे माइनस करेंगे क्योंकि करंट ईयर की इनकम नहीं है। और जो इनकम मेरे को एडवांस में मिल गई वो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। मेरे को किसी बच्चे ने फीस एडवांस में दे दी, अब उस बच्चे को पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी है। तो दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा, इट शुड बी शोन एज अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इससे हम लेस करेंगे एज डिडक्शन फ्रॉम द, जो कहाँ से इसे लेस करेंगे, डिडक्शन फ्रॉम द, बेटा यहाँ पर एक गलती होगी, यहाँ पर आपने एक्सपेंस की जगह इनकम लिख देना है। एक्सपेंस है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो रिसीव्ड इन एडवांस है हमें, ओके तो ये खर्चा है, ये हमारा खर्चे में से ही जो हमें पैसा जो हमें मिला होगा। एक मिनट वेरीफाई कर ले, तो बेटा इसमें करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर एक्सपेंस की जगह आप इनकम लिख देंगे। तो ये इनकम हमें एडवांस में मिली मीन्स मेरे को रेंट एडवांस में मिल गया, तो रेंट जो मेरे को मिला होगा इनकम होगी वो P&L के क्रेडिट में आती है। तो ये प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जो इनकम होगी इनकम से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में इसे हम लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर वो ट्रायल बैलेंस में दी होगी, अगर वो ट्रायल बैलेंस में होगी तब एक इम्पैक्ट आता है, इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम बिकॉज ऑफ, क्यों करते हैं, जैसा भी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि हम क्यों ऐड या लेस करते हैं, इट इज ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट। इनकम रिसीवेबल, ये जितने भी इनकम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने फर्स्ट लेक्चर से बार बार बोला है, आप मेरे जो बेसिक लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 12 जो है उसमें मैंने ये स्पेशल एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम वो डिस्कस किया है। आप उसे एक बार पहले पक्का पढ़िए, सुनिए, उसके बाद आप इन्हें क्वेश्चन को MCQs को अटेम्प्ट करिए। तो इनकम रिसीवेबल, एक्रूड इनकम इज इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। तो रिसीवेबल का मतलब मैंने अपनी परफॉर्मेंस, अपना मैंने काम पूरा कर दिया, मैंने बच्चों को पढ़ाना था, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने उनको उनका सिलेबस खत्म करा दिया, बट अभी तक मेरे को फीस नहीं मिली, अभी तक मेरे को फीस नहीं मिली, मैंने इनकम अर्न कर ली, मैंने अपना जो पार्ट था वो प्ले कर दिया, मैंने पढ़ा दिया, गुड्स डिलीवर कर दी, सर्विसेज दे दी, बट अभी तक मेरे को पैसा नहीं मिला, बट येट टू बी रिसीव्ड, फीस इज येट टू बी रिसीव्ड। तो देन वो आ जाएगा इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। Accrued income, if given outside the trial balance,
इज शोन इन, तो इसे कहाँ पर शो किया जाएगा एक्रूड इनकम को? तो बेटा उसे P&L अकाउंट में एज एडिशन टू द इनकम। तो एक्रूड इनकम मीन्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू है बट अभी तक मिली नहीं है, मेरे करंट ईयर की इनकम है। अगर करंट ईयर की इनकम है तो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो इनकम होगी इसमें ये ऐड करेंगे, एंड दिस इज माई एसेट, दिस इज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपनी सर्विसेज दे दी, गुड्स डिलीवर कर दी, अब पैसा जो लेना है वो मेरा राइट है, वो मेरे लिए एसेट बन जाएगा। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में इनमें से शो करेंगे। इन एक्रूड इनकम अगर वो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दी होगी, अगर वो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में शो होगी तब सिर्फ एक इम्पैक्ट आता है, बैलेंस शीट में से हम एज एन एसेट शो करते हैं। नेक्स्ट इज एक्रूड इनकम इज एडेड टू द इनकम बिकॉज ऑफ, अगेन वही आंसर, बिकॉज ऑफ द एक्रूअल कंसेप्ट, रीजन वही आ जाएगा जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। इंश्योरेंस प्रीमियम paid during the year is 10,000 and opening prepaid insurance is 3,000. Insurance expenses shown in the P&L account will be, तो P&L में कितना आना चाहिए हमारा? तो जो पेड ड्यूरिंग द ईयर था, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 हमने पे कर दिया, ठीक है जी। तो जो 10,000 पे किया होगा जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएगा। तो जो ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस था, जो ओपनिंग था, तो 3,000 ओपनिंग मीन्स जो हमने पिछले साल पे कर दिया था। ओपनिंग प्रीपेड का मतलब क्या आ गया, ये एक्सपेंस जो है वो करंट ईयर से रिलेटेड है, जिस ईयर की अब हम बात करें, बट इनको पे हमने लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में जो प्रीपेड था, लास्ट ईयर में हमने पैसा पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया प्रीपेड, मगर वो किस ईयर से रिलेटेड है? करंट ईयर से। जैसे भी 2020 चल रहा है, 2020 का जो इंश्योरेंस था जो मैंने उसमें से 3,000 रुपया 2020 का जो इंश्योरेंस का मैंने 2019 में पे कर दिया था, ठीक है। 19 में जो पे किया वो प्रीपेड आ गया था, 19 में लेस कर दिया बिकॉज इट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, और वो जो 19 में पे किया था वो किसके लिए, किस ईयर का था? वो 2020 का था। 2020 में मैंने 10,000 और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, 10,000 पे किया और 3,000 2020 के लिए ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो 2020 में का कितना एक्सपेंस होगा, कितना इंश्योरेंस होगा? वो आ गया 10,000 प्लस 3,000, 13,000। इसका ये भी एक फॉर्मेट जो बन जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आप लिखेंगे, जो हमारे पास जो एक्सपेंस होता है, जो भी एक्सपेंस आ गया वो आपने लिखा, इसमें आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? प्री ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस को आप प्लस करेंगे और जो क्लोजिंग वाला होगा उसे आप माइनस करेंगे। P/P मीन्स प्रीपेड। तो ओपनिंग वाले को बेटा आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और क्लोजिंग अगर प्रीपेड इंश्योरेंस है उसे माइनस करेंगे। तो वो जो प्लस माइनस करने के बाद वैल्यू आ गई वो आ जाएगा एक्सपेंडिचर फॉर द करंट पीरियड। तो इस क्वेश्चन में आप देखो हमने कितने एक्सपेंस पे किया? 10,000। ओपनिंग प्रीपेड कितना था? 3,000, 13 आ गया। अगर क्लोजिंग प्रीपेड होता 1,000 होता तो माइनस कर देते, तो 12,000 हमारा आंसर हो जाता। तो इसमें क्लोजिंग में कुछ नहीं था तो हमारा आ गया 13,000। तो ये फॉर्मूला जो आ गया ये अच्छे ढंग से दिमाग में बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ द ईयर इज 3,000। जो पे किया था वो 10 है और जो एट द एंड है वो कितना बच्चों? वो है 3,000। तो अभी मैंने जो रूल बताया आपने क्या करना है बेटा, आप जैसे बना लेते हैं। ओपनिंग कितना था बेटा? 10,000। जो ओपनिंग ने जो हमने पे किया ड्यूरिंग द ईयर, जो कैश पे किया, ओपनिंग हमारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग कितना था? 3,000 जो क्लोजिंग था वो हमने माइनस कर दिया। तो 10 में से 3 माइनस किया तो बेटा कितनी वैल्यू आ रही है? 7,000 वैल्यू आ रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7,000। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू नो, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है किस चीज के लिए पे बनाई जाती है? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस आपसे मैं डिस्कस करूंगा। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।